ऑलराइट, सो लास्ट क्लास हमने पीरियोडिक टेबल जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था। मैंने आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, जैसे कि अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का पोजीशन दे दिया गया है, तो इन दैट केस आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हो, ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया कि जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइडेड है एस पी डी एफ ब्लॉक्स में। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होंगे, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। राइट, सो दिस ऑल पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और हम इसके आगे बढ़ते हैं। सो टुडे व्हाट वी विल डिस्कस इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो हम अब तक ये पढ़ते आए हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर अ फंक्शन, या पीरियोडिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, या पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे the first important thing that we're going to discuss today is z effective। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग डालो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नाउ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपली एक प्रॉपर्टी जो कि एक पीरियड के बाद रिपीट होता हो। पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपली अ प्रॉपर्टी व्हिच इज रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इन दिस केस पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, अ प्रॉपर्टी व्हिच इज रिपीटिंग आफ्टर सम एलिमेंट्स। ओके, कि मे बी 1 2 3 4 एलिमेंट्स के एंड उसके बाद जो है वापस से वो प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रहा है। राइट, वी विल डिस्कस व्हाट दिस मींस। So heading up डालिए periodic properties. Now the first periodic property that we are going to discuss is Z effective. Z effective. Okay, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और Z effective. This is the first property that we are going to discuss. Start करें। Alright, so यहाँ पे आप पहले लिखना चालू करो। Z effective is the effective nuclear charge. Z effective is the effective nuclear charge or net attractive force on an electron. Z effective is the effective nuclear charge or net attractive force on an electron. फिर हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। Any electron is attracted towards the nucleus as well as shielded / repelled। shielded, यहाँ पे shielded जो है that is an important word, as well as shielded or repelled by inner electrons, as well as shielded or repelled by inner electrons. As a result, an electron does not face the complete attractive force by the nucleus फिर हम इसी में हम कंटिन्यू करें। Z effective is given by Z effective is equal to Z minus sigma। Z effective is equal to Z minus sigma। यहाँ पर आपका Z क्या है, Z is your nuclear charge। ओके, और नॉर्मल Z, जैसे कि अगर आप लेते हो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में बताओ Z कितना आएगा। इफ यू टेक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में हमारा Z क्या आएगा, जैसे A एंड Z होता है, तो ऑक्सीजन के केस में Z क्या आएगा बताओ। करेक्ट, तो ऑक्सीजन के केस में Z आ जाएगा 8। तो यहाँ पे Z जो है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, और वेरी सिंपली व्हाटएवर इज योर एटॉमिक नंबर। एंड यहाँ पे देखो आपका सिग्मा क्या है, सिग्मा इज योर स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट।
sigma is your screening or shielding constant. देख लिया? देख लिया आप सभी ने? ओके, नाउ इसके अलावा देखो, सो सिग्मा इज डिटरमाइंड by using Slater's rules. Sigma is determined by using Slater's rules. Okay, फिर हम अभी Slater's rules लिखेंगे. स्टार्ट करें? ओके, तो देखो Slater's rule आपके क्या है? टू डिटरमाइन कॉपी करते रहो. To determine Z effective or sigma, the following steps are taken. Yeah, the following steps are used. Step 1. कॉपी कर लिया? नहीं, मैं भी कुछ नहीं लिख रहा. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू फिनिश. आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक? कंप्लीट कर लिया? ओके, सो स्टेप 1 क्या है? राइट द कॉन्फ़िगरेशन in groups of S, P, D and F. Okay, पहले आप इसको इस तरह से लिखो. Write the configuration in groups of S, P, D and F. Now what does this mean? कि अगर सपोज आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ ऐसा है, that is 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F and so on, right? And so on. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप SP को जो है एक ही ग्रुप में रखते हो. अब 1 के केस में तो सिर्फ S ही होता है, तो ये जो है आपका एक साथ हुआ. 2S 2P जो है वो एक साथ हुआ. 3S 3P जो है वो एक साथ हुआ, बट 3D जो है वो अलग ग्रुप में हुआ, राइट? SP जो है वो एक ग्रुप को बिलोंग करेगा, D अलग ग्रुप को, F अलग ग्रुप को. ओके, एंड यहाँ पे देखो आप जो है शेल वाइज पूरा लिखते हो. दैट इज पहले पूरा फर्स्ट शेल, पहले पूरा सेकेंड शेल, पहले पूरा थर्ड शेल, देन फोर्थ शेल, देन फिफ्थ शेल एंड सो ऑन. ओके, यहाँ पे 4S 4P जो है वो एक साथ, 4D अलग, 4F अलग, राइट? देन 5S 5P एक साथ, 5D अलग, 5F अलग. ओके, कॉपी कर लो. समझ में आया ये सभी को? स्टेप 2, क्यों का कोई जवाब नहीं है. देयर इज नो रीजन फॉर क्यों, बस ये है, रट लो. देख लिया? ओके, फिर इसके आगे आप लिखो ऑल द ग्रुप्स टू द राइट, ऑल द ग्रुप्स. अभी आप पहले पूरा लिख लो, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा. ऑल द ग्रुप्स टू द राइट of the group containing electron bracket में, on which we have to find
on which we have to find Z effective. All the groups to the right of the group containing the electron on which we have to find Z effective do not contribute, do not, पहले आप पूरा लिख लो, do not contribute to sigma, do not contribute to sigma, लिख लो पहले आप. Step 3, all other electrons, पहले आप लिख लो, आप लिख तो पा रहे हो ना, आप पहले लिख लो, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा. All other electrons in the same group, contribute 0.35. All other electrons in the same group contribute 0.35 towards shielding. यहाँ पे एक exception है. Exception, if the group is 1s, in that case it's 0.30. आप पहले लिखते जाओ. लिख लिया. स्टेप 4. अब यहाँ पे देखो, हम इसको दो कॉलम में सब डिवाइड करेंगे. ओके, एक है कि मेरा s या p ऑर्बिटल में है, एक है कि मेरा d या f ऑर्बिटल में. आपको इन सब का मतलब मैं लास्ट में समझाऊंगा, पहले आप लिखते जाओ. all the electrons in the n-1 shell, all the electrons in the n-1 shell, okay, contribute 0.85, 0.1, 0.2. all electrons further deep contribute 1. इसमें point number 1, all electrons in previous groups contribute 1. लिख लो. Yes, 0.85. Yes. All electrons further deep contribute 1. All electrons further deep contribute 1. Yes, आपको इसको रखना पड़ेगा. लिख लिया सभी ने? देखो, आपको दो एग्जाम्पल में जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. आपको देखो, दो एग्जाम्पल में इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा. हैज एवरीबॉडी कॉपीड?
यस, दीज आर ऑल स्लेटर्स रूल्स। ये अप टू स्टेप 4 जो हमने लिखा है ये सारे के सारे स्लेटर्स रूल्स ही है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि मैं लेता हूँ आयरन एफ ई। बताओ एफ ई का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एफ ई का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ। मैंने आपको बताया आपको अप टू 36, आपको अप टू क्रिप्टन जो है सारा का सारे कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली याद होना चाहिए। आयरन का आप कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सबसे पहले आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ। करेक्ट, आयरन इज 26। आयरन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका क्या आता है, 3d6 4s2 आता है। करेक्ट, या आप लिखते हो 4s2 3d6, डजंट मैटर। ओके, नाउ इन केस ऑफ स्लीटर्स रूल हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ स्लीटर्स रूल वी विल राइट इट कंप्लीटली एंड इन ऑर्डर ऑफ शेल्स। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 1s2, फिर आपका क्या आएगा 2s2 2p6, फिर आपका क्या आएगा 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। देखो चेक करो ऐसा आएगा क्या, ऐसा आएगा, यस और नो। ओके, नाउ सब डिवाइड दिस इनटू ग्रुप्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट वन ग्रुप। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली 4p भी है बट 4p तो एसेंशियली जीरो है हमारा यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप यहाँ पे चाहे तो 4p लिखो चाहे तो नहीं लिखो या तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, डजंट मैटर। नाउ अब देखो यहाँ पे शील्डिंग या स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है। वेरी सिंपली, वेरी सिंपली देखो, यहाँ पे सपोज करो अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, राइट, आई हैव फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड लेट्स से कि ये फोर्थ शेल है। तो फोर्थ शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, फोर्थ शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस जो है वो तो अट्रैक्ट कर रहा है, यस और नो। उसको न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, जो इनर शेल है, दोज आर आल्सो फिल्ड अप विद इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, सो द न्यूक्लियस इज मेकिंग दिस इलेक्ट्रॉन गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, बट ये बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को कौन से डायरेक्शन में भेजेंगे बताओ। करेक्ट, ये जो है इसको टुवर्ड्स द राइट भेजेंगे। ओके, नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज शील्डिंग। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज शील्डिंग कि इनर इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस का फुल फोर्स से अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग दिस इलेक्ट्रॉन, यस और नो। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर जेड इफेक्टिव। ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ जेड इफेक्टिव। आपने हो सकता है फिजिक्स में ये चीज पढ़ा होगा कि अगर ये एक ब्लॉक है, ओके, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द लेफ्ट विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ओके, बट एक और फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में, जो कि 2 न्यूटन का है। तो बताओ इफेक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट क्या हो जाएगा। करेक्ट, 8 न्यूटन हो जाएगा। वो आपने कैसे निकाला, वो आपने निकाला 10 - 2। तो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कोई भी एक सर्टेन फोर्स के साथ जो है खींच रहा है, लेकिन ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, और द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग दिस इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट द नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज डिक्रीजिंग। क्या अब आप सभी को सबसे पहले जेड इफेक्टिव का मतलब समझ में आया? Is everybody clear on Z effective and what is shielding constant or screening constant? Okay. Now अब देखो, अब आपको रूल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। The first rule that we discussed कि all the groups to the right do not contribute towards sigma। अब देखो obviously अगर मेरे पास एक शेल है यहाँ पे जिसपे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो क्या वो इसको न्यूक्लियस से शील्ड कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली। तो जो भी ग्रुप टुवर्ड्स द राइट ऑफ आवर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन है, हम जिस भी इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड है कि अच्छा मुझे इसका जेड इफेक्टिव निकालना है, तो इसके बाहर में तो जितने भी शेल्स हैं वो तो कुछ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट, या वो तो कुछ भी शील्डिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट आवर रूल्स। अब देखो हम यहाँ पे जेड इफेक्टिव कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो वी आर क्लियर एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट टू पार्ट्स। we are clear on the first two parts कि write the configuration in groups, हमने इसको groups में जो है divide कर दिया। okay, second thing, all the groups to the right of the group containing the electron जिसपे कि हम निकाल रहे हैं,
ओके, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू सिग्मा। ओके, चलो हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। नाउ यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल की जो मैं z इफेक्टिव निकाल रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल की जो मैं z इफेक्टिव निकाल रहा हूँ वो मैं निकाल रहा हूँ ऑन लेट्स से 4s। ओके, लेट्स से कि मैं जो z इफेक्टिव निकाला वो मैं निकाल रहा हूँ ऑन 4s, यानी कि 4s में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन में मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, एंड ऑन दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द z इफेक्टिव। ओके, सो z इफेक्टिव हमने क्या लिखा, वेरी सिंपली z माइनस सिग्मा लिखा। इन केस ऑफ आयरन आवर z इज करेक्ट, इन केस ऑफ आयरन आवर z इज 26 माइनस, अच्छा अब देखो हम सिग्मा का वैल्यू लिखते हैं। राइट, नाउ लेट्स फॉलो द रूल्स। यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन पे मुझे इंटरेस्ट है, ओके, द इलेक्ट्रॉन इन विच आई एम टेकिंग एन इंटरेस्ट, ये कौन से शेल में प्रेजेंट है बताओ, एसपीडीएफ किस में प्रेजेंट है, सॉरी कौन से सब शेल में, करेक्ट एस में प्रेजेंट है। तो यानी कि मैं एस वाले रूल्स जो है वो मैं फॉलो करूंगा। ओके, सो आई हैव टू फॉलो द रूल्स विच आर रिटन फॉर एस। नाउ अब देखो अगर मैं अपने सारे स्टेप्स पे जाऊं तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, वैसे 4s ही आउटर मोस्ट में है तो उसके आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 3 ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेम ग्रुप, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ओके, ऑल दी अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप कंट्रीब्यूट 0.35। ओके, एक एक्सेप्शन है वो 1s वाला है, बट अभी हम 1s में नहीं है। ऑल दी अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप, अच्छा तो जो ग्रुप में मैं इंटरेस्टेड हूं उसके एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ, करेक्ट 4s2 दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ग्रुप देखो, ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, ओके नॉट अ शेल, अ ग्रुप, राइट। सो 4s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर मैंने इंटरेस्ट लिया तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कितने, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और एक है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.35। ओके, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 0.35। डोंट वरी, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आपको सेकंड एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटिंग 0.35, सो 1 into 0.35। ओके, अब देखो जिस इलेक्ट्रॉन पे मैंने इंटरेस्ट लिया वो एस वाले सब शेल में था, तो मैं अब एस वाले रूल्स जो है वो फॉलो करूंगा। अब देखो एस वाले में मेरा नेक्स्ट रूल क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दी n-1 शेल, वर्ड्स पे यहां पे आप ध्यान दो, एक है शेल एक है ग्रुप। ओके, शेल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट शेल, 3s 3p 3d, दिस वुड बी ए कंप्लीट शेल। बट ग्रुप का मतलब क्या हुआ, 3s 3p एक ग्रुप हुआ एंड 3d जो है वो अलग ग्रुप हुआ। सेंस आपको समझ में आ रहा है? ओके, सो अब क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो s या p में है, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दी n-1 शेल। ओके, नाउ यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन था वो कौन से शेल में था बताओ, कौन से शेल में था, करेक्ट वो फोर्थ शेल में था, तो n-1 शेल कौन सा हो जाएगा, थर्ड शेल हो जाएगा। नाउ थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ, करेक्ट, सो थर्ड शेल में आई हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स, third shell में I have 14 electrons, and how many or and how much do each contribute, each contributes 0.85। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या देगा, प्लस 14 इंटू या 14 इंटू 0.85। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स फर्दर डीप कंट्रीब्यूट 1, यानी कि अब इससे भी अंदर में जो है, बताओ इसके अंदर में और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट, अब इसके अंदर मेरे पास है और 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ मच डू ईच ऑफ दोस 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट, करेक्ट, सो ईच ऑफ दोस 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट्स 1। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल था, डोंट वरी अबाउट इट, अभी आप ये वाला पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये कितना आता है, 14 इंटू 0.85 कितना आएगा, 11.9। ओके, इसका अब आप वैल्यू निकाल सकते हो। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 22, 22.35, 22.25। एक बार चेक करो, मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार।
अगेन दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आया डोंट वरी, वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल्स। ये वाला कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हुआ। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द z इफेक्टिव। ओके, यहाँ पर देखो मैंने z इफेक्टिव निकाला, यहाँ पे मैंने z इफेक्टिव निकाला फॉर लेट्स से 4s। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने 4s के लिए सॉल्व किया। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द z इफेक्टिव फॉर 3d। ओके, यही हम आयरन वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैं 3d में कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका कि मैं z इफेक्टिव निकाल रहा हूँ, राइट। नाउ ग्रुपिंग जो है वो तो इस तरह से होगा। ओके, ग्रुपिंग जो है वो तो इस तरह से होगा। नाउ अब देखो, नाउ माय इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज इन 3d। तो बताओ यहाँ पे अब सबसे पहला रूल था कि हमें ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग मैंने कर दिया। ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट ऑफ द ग्रुप डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है जो कि बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा इन शील्डिंग? करेक्ट। सो अब मेरा 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या ये पार्ट आप सभी को पहले समझ में आया? करेक्ट, वेरी गुड। अब देखो मेरा उसके बाद वाला स्टेप क्या है। ऑल दी अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप all the other electrons in the same group contribute। बताओ, all the other electrons in the same group contribute। करेक्ट, 0.35। तो यहाँ पे जो मेरा ग्रुप है दैट इज 3d6, उसमें अगर मैं मेरे इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, उसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वेरी गुड, उसके अलावा मेरे पास 5 और इलेक्ट्रॉन्स है। सो देखो यहाँ पे z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, फिर इज इक्वल टू 26 माइनस, अब देखो उसके अलावा और कितने? 5 है, 5 इंटू 0.35। समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके। अब देखो जो मेरा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन है वो किस में, तो डी में है। तो यानी कि अब मुझे डी के रूल्स जो है वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट फर्स्ट ये वाला रूल तो मैंने फॉलो कर लिया। अब इसके बाद मुझे डी एंड एफ का रूल देखना पड़ेगा। डी एंड एफ का रूल क्या कहता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन दी प्रीवियस ग्रुप्स, नॉट शेल, ग्रुप्स, ओके, कंट्रीब्यूट वन। यानी कि अगर मैं इस ग्रुप को छोड़ दूं और इसके पहले जितने भी ग्रुप्स है, तो बताओ इसके पहले जितने भी ग्रुप्स है सब में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वेरी गुड, सब में मिला के जो है देखो काउंट करो, दिस इज 8, 8 एंड 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा? हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा है 1। वेरी गुड, सो ऑल दी 18 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटिंग 1। तो अब देखो यहां से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं। सो दिस इज 18, दिस इज 5 इंटू 0.35, ये आपका आ जाएगा 1.75। ओके, सॉरी, ये आपका 1.75 आएगा ना, ये वाला 1.75 आएगा, राइट। सो दिस इज 26 माइनस 19.75, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6.25। देखो चेक करो, क्या आप लोग को ये समझ में आया? ओके, अब देखो आपको पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आप निकालो z इफेक्टिव फॉर 2s2p। 2s2p जो है वो सेम ग्रुप को, सॉरी 3s3p, नॉट 2s2p, 3s3p। ओके, सेम ग्रुप में जो है z इफेक्टिव सेम होता है। इस ग्रुप के अंदर z इफेक्टिव जो है वो सेम होगा, इस ग्रुप के अंदर z इफेक्टिव जो है वो सेम होगा, इसके अंदर z इफेक्टिव जो है वो सेम होगा। ओके, फाइंड आउट z इफेक्टिव फॉर 3s3p, खुद से निकालो आप। हो गया? बहुत डिफिकल्ट था, हो गया।
देखो सिंपल सा ही है। सो अब देखो मेरा इंटरेस्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर है, वो अब मेरा 3s3p में है। ओके, आप चाहे उसको 3s में डालो चाहे उसको 3p में डालो, डजेंट मैटर, इफेक्टिव जो है वो सेम ही आएगा ना। अब बताओ कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल भी शील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। करेक्ट, एक तो मेरा 3D जो है वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और ना ही मेरा ये वाला ग्रुप जो है वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चाहे आप 3p पे निकाल रहे हो चाहे आप 3s में निकाल रहे हो, एक ग्रुप का सारे वैल्यूज जो है वो सेम ही रहता है। ओके, एक ग्रुप का सारे वैल्यूज जो है वो सेम रहता है, इसलिए हम इसको ग्रुप्स में सब डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज करो आपको 3s पे मांगा होता, अगर सपोज करो आपको 3s पे मांगा होता तो आप 3d से इग्नोर करना स्टार्ट करते, 3p को आप काउंट करते, 3p would still have been counted, बट आप 3d से इग्नोर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेम ग्रुप में जो है आप काउंट करते हो। नाउ अब देखो मैं यहाँ पे 3s3p का निकाल रहा हूँ, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ। करेक्ट, 7 हुआ। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या आ जाएगा, 26 माइनस 7 इंटू 0.35, 7 इंटू 0.35 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर क्या, अब तो ये मेरा एस और पी में है, तो यानी कि मुझे एस और पी के रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। एस और पी के रूल्स क्या करते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दी n-1 शेल कंट्रीब्यूट 0.85। ओके, सो n-1 शेल में मेरे पास कितने हैं बताओ। करेक्ट, 8 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 8 इंटू 0.85। ऑलराइट, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स फर्दर डीप, और डीपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा +2 इंटू 1। देखो समझ में आया सभी को। इसका कैलकुलेशन जो है वो फिर आप कर सकते हो। नाउ फाइंड आउट z इफेक्टिव फॉर 2s2p, ऑलराइट, एंड फाइंड आउट z इफेक्टिव फॉर 1s। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ओके देखो यहाँ पर जो हमारा 7 है, हमारा इलेक्ट्रॉन किस में, 3s3p में है। 3s3p में अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन पे मैं निकालना चाहता हूं उसको छोड़ दो, तो 7 बचेंगे। हो गया, 2s2p 1s हो गया। 1s वाला जो है वो एक्सेप्शन है, आप उसको ध्यान से सॉल्व करना। हो गया, डन। देखो 2s2p काफी सिंपल सही है। 26 माइनस सेम शेल में 7 और इंटू 0.35, और इनर शेल में है 2, 2 इंटू 0.85। देखो चेक करो, ये लिखा आपने ना। लास्ट वाला जो है वो एक्सेप्शन है, जो भी इसका वैल्यू आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। 1s वाला देखो जो है वो एक्सेप्शन है, दिस इज 26 माइनस 1 इंटू, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे बताओ। करेक्ट, यहाँ पे मेरा आएगा बस 0.30, बस यहाँ पे इतना ही एक्सेप्शन। क्लियर। किसी ने अगर कैलकुलेट किया है, किसी ने अगर कैलकुलेट किया है तो बताओ 3s3p का यहाँ पे z इफेक्टिव का क्या वैल्यू आया। 3s3p का z इफेक्टिव का क्या वैल्यू आया, 14.75। ओके, 2s2p का क्या वैल्यू आया, 21.85 या 22.85, क्योंकि दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्या आया बताओ, 2.1, 1.7,
21.85। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, चेक करके बताओ ठीक से, चेक करके बताओ ठीक से। ओके, और ये तो ऑब्वियस है, ये आपका कितना आएगा, 25.7 आ जाएगा ना। देखो अब आप यहाँ पे इसको और भी कैसे समझ सकते हो कि ये मेरा न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल पे देखो, फोर्थ शेल पे मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था 3.75। ओके, इस शेल पे मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था 6.25। अच्छा सॉरी, एक और शेल आएगा, नहीं शेल तो वही रहेगा, ऑर्बिटल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। देखो 3.75 और अंदर आया तो 6.25 और अंदर आया तो 14.75 और अंदर आया तो 25.85 एंड और अंदर आया तो 25.7। इसका मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है मेरा न्यूक्लियस के क्लोज जाता जा रहा है, एज द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे फोर्थ शेल में था, यहाँ पे थर्ड शेल में था, यहाँ पे सेकंड शेल में था एंड यहाँ पे फर्स्ट शेल में था। as the electron is going closer towards the nucleus, उसका इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताओ। करेक्ट, तो as my electron is going closer towards the nucleus, its attractive force is increasing। क्या सभी को समझ में आया? तो आप चाहे तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, as electron is getting closer to nucleus, is getting closer to nucleus, to nucleus, net attractive force, net attractive force is increasing। net attractive force चाहे तो आप इसको z effective भी लिख सकते हो, ओके, और z effective increases। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। ओके, सो नाउ वी हमें यहाँ पे देखो, हमें दो चीजें और लिखना है कि द फर्स्ट टर्म इज पेनिट्रेशन पावर, द फर्स्ट टर्म इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, हाउ क्लोज इज एन ऑर्बिटल, हाउ क्लोज इज एन ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस। अब आप खुद से सोचो कि जो हमने एसपीडीएफ बनाया था उसमें से क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस कौन सा होगा, ऑब्वियसली एस होगा, फिर क्या आएगा बताओ, करेक्ट पी आएगा, फिर ऑब्वियसली आपका डी आएगा, फिर जो है आपका एफ आएगा। ओके, सो पेनिट्रेशन पावर का ट्रेंड जो है हमें याद रखना है, पेनिट्रेशन पावर का जो ट्रेंड आता है दैट इज एस मोर देन पी मोर देन डी मोर देन एफ। कॉपी कर लो। पेनिट्रेशन पावर सिंपली कि कोई भी एक ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज होता है, तो एस जो है वो क्लोजेस्ट हुआ, तो एस का पेनिट्रेशन पावर जो है वो हाईएस्ट हुआ। द फर्स्ट टर्म इज पेनिट्रेशन पावर, द सेकेंड टर्म इज, हम अभी भी z इफेक्टिव में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन z इफेक्टिव। द फर्स्ट टर्म इज पेनिट्रेशन पावर, द सेकेंड टर्म इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, नाउ अब देखो कोई भी एक रैंडम इलेक्ट्रॉन है, ओके, नाउ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग शेल्स है, ओके, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हुआ, दिस इज एनी रैंडम इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ न्यूक्लियस, ओके। नाउ इसको इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड करते हैं, ओके, इसको इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड करते हैं। नाउ एज यू कैन सी इन आवर प्रीवियस एग्जांपल, ओके, नाउ एज यू कैन सी इन आवर प्रीवियस एग्जांपल कि अगर सपोज करो मुझे 3D को शील्डिंग करवाना है, ओके, या चलो 3D की जगह हम चलो 4S ले लेते हैं। अगर मुझे 4S को शील्डिंग करवाना है तो कौन ज्यादा इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, 3s3p या 2s2p? अगर 4s को मुझे शील्डिंग करवाना है तो विच इज एबल टू गिव मी बेटर शील्डिंग, 3s3p या 2s2p? ऑब्वियसली 2s2p जो है वो मुझे बेटर शील्डिंग प्रोवाइड कर पा रहा है,
यानी कि जो भी चीज ऑन दी इनर साइड है, ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी इनर साइड है वो मुझे ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ऐसा ना, ओके। सो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही है कि अगर मैं कोई भी एक रैंडम इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना चाहता हूं तो एस पी डी एफ में से जो भी ज्यादा इनर साइड में है वो मेरे सबसे ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, सो बताओ अगेन बिटवीन एस पी डी एफ, तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन प्रोवाइड कर पाएगा? करेक्ट, एस मुझे सबसे ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड कर पाएगा, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी एंड फॉलोड बाय एफ। ओके, सो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा कि एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। ओके, इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? S is closer to the nucleus. S is closer to the nucleus. To the nucleus. Hence provides better shielding. Hence provides better shielding. In addition, in addition, in addition, since in addition, D and F are very diffused orbitals, are very diffused orbitals. They do not provide effective shielding. इसका सिंपली मतलब क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को डी या एफ ऑर्बिटल जो है अगर वो शील्ड कर रहा है तो दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव एट शील्डिंग। डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ? बिकॉज डी एंड एफ आर वेरी लार्ज इन साइज। ओके, एस जो है वो आपका स्मॉलेस्ट इन साइज होता है, पी जो है वो एस से लार्जर होता है, डी जो है वो पी से लार्जर होता है, एंड एफ जो है वो लार्ज होता है। बिकॉज इट इज लार्जेस्ट, देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हम शील्ड कर रहे हैं। ओके, नाउ एस के केस में क्या होता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इस रीजन में ही है। पी के केस में क्या होता है, ध्यान दो, एस के केस में एस इज अ स्मॉल ऑर्बिटल, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में ही होगा। पी के केस में मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में होगा, डी के केस में मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में होगा, एंड एफ के केस में मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में होगा। ओके, बट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन पूरे जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिवली बिहेविंग एज अ वेव, राइट। हमने डिस्कस किया था कि आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली एक वेव होता है। ओके, नाउ इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पेस, or if you have to distribute an electron in this space, or if you have to distribute an electron in this space, okay, आप सपोज करो अगर कोई भी एक मेटल को, okay, कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेटल को अगर आप इतने में डिवाइड करोगे या इतने में डिस्ट्रीब्यूट करोगे वर्सेस अगर आप इतने में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दिस इज एस, दिस इज एफ। ओके, सो किस केस में डेंसिटी जो है वो मिनिमम आएगा? करेक्ट, एफ के केस में डेंसिटी जो है वो मिनिमम आएगा, एस के केस में तो डेंसिटी हाईएस्ट आ जाएगा ना क्योंकि वॉल्यूम लोएस्ट है, राइट। एफ के केस में डेंसिटी जो है वो मिनिमम आ जाएगा। ओके, और अगर डेंसिटी मिनिमम है, और अगर डेंसिटी मिनिमम है, थिंक ऑफ इट एज अ क्लॉथ। ओके, आप इसको एक कपड़े की तरह समझो कि भाई जितना मोटा कपड़ा होगा उतना ज्यादा शील्डिंग कर सकता है, एंड जितना पतला कपड़ा होगा उतना कम शील्डिंग कर सकता है। यस और नो? Okay, so think of it in that way. So because D and F are very large and very diffused, which is why they are not able to provide effective shielding. इस चीज को जो है हम आगे यूज करेंगे। So just something to keep in mind. यहाँ तक पहले सभी को समझ में आया? Did everybody understand how to find out Slater's rules sigma? How to find out Z effective? Understanding what is penetration power and understanding what is shielding effect. Okay, हम इसी में कंटिन्यू करते हैं ना। अब देखो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आउट Z effective for outermost electron of the following ओके, आपको किस किस के निकालने हैं? आपको निकालने हैं सोडियम के, पोटेशियम के, सोडियम के बगल में आपका आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे आपका आता है कैल्शियम। ओके, चाहे तो आप इसके आगे नेक्स्ट वाला भी निकाल सकते हो, मे बी यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फॉर एल्यूमिनियम।
एंड इसके बगल में क्या आता है, स्कैंडियम। ओके, इन सब का आप जेड इफेक्टिव जो है वो निकालो। जेड इफेक्टिव फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ओनली, आपको पूरे सबका नहीं निकालना है, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सोडियम के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है बताओ? सोडियम के केस में करेक्ट, सोडियम के केस में द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 3s1। ओके, ट्राई करो। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, इन सब का आप जेड इफेक्टिव निकालो। चाहे तो हम एक और भी इंक्लूड कर सकते हैं, अल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। ट्राई करो। सिर्फ आउटर मोस्ट के लिए ही निकालना है। सोडियम के लिए क्या आया बताओ? 14.2 कैसे आएगा जब सोडियम खुद 11 है, तो 14.2 कैसे आ जाएगा? क्या कर रहे हो भाई, तुमने ऐड कर दिया क्या? जेड इफेक्टिव निकालना है, जेड इफेक्टिव। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोग 2.2, कुछ लोग 5.2, कर क्या रहे हो भाई? जेड इफेक्टिव सोडियम देखो आपका क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसको अगर मैं ग्रुप में सब डिवाइड करूँ तो ये इस तरह से आएगा। ओके, इसमें इसको छोड़ के, ओके, इसमें इसको छोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें इसको छोड़ के 0 इलेक्ट्रॉन है। n-1, क्योंकि ये तो sp है, सो n-1 ग्रुप का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है? 0.85 आता है। तो 8 इंटू 0.85, तो ये आ जाएगा 0.64 एंड 0.4, 0.68। ओके, सॉरी 6.8 ये आएगा। ओके, और यहाँ से कितना आया? 2 आया, 8.8। सो 11 माइनस 8.8, ये मेरा आ जाएगा 2.2। चलो ठीक है, ये आपका 2.2 आया। बाकी सबके निकालो। पोटेशियम का क्या है बताओ? पोटेशियम का 2.75, वापस चेक करो, 2.2 ही आना चाहिए। पोटेशियम का एक और बार चेक करो, 2.2 ही आना चाहिए। फिर गड़बड़ किया क्या आपने? पोटेशियम का क्या आया भाई? बाकी लोग सो रहे हैं।
देखो पोटेशियम का भी आपका 2.2 आएगा, चेक करो। मैग्नीशियम का कितना आया? मैग्नीशियम का कितना आया? वेरी गुड, इट शुड बी 2.85। कैल्शियम का कितना आया चेक करो। कैल्शियम का भी आपका 2.85 आना चाहिए। एल्यूमिनियम का कितना आया? एल्यूमिनियम का आपका आएगा करेक्ट 3.5। सिलिकॉन का कितना आया? सिलिकॉन का आपका आएगा 4.15 आएगा, चेक करो एक बार। स्कैंडियम का कितना आया? करो कंप्लीट करो। स्कैंडियम आपका आएगा कैल्शियम 3s2। एक सेकेंड, स्कैंडियम चलो स्कैंडियम का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। स्कैंडियम के मैं आउटर मोस्ट में निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 21 माइनस 0.35 minus this is 9 into 0.85 minus this is 10, तो ये मेरा आ जाएगा 21 minus 0.35 minus 10 minus 9 into 0.8 3 आएगा ना, ओके। और ये तो ऑब्वियसली आपका रहेगा 3.65। एक सेकेंड आपका 3.65 आएगा क्या? एक सेकेंड, ये आपका आएगा 3.15 आएगा, चेक करो एक बार। किसका 4.2 आ रहा है? स्कैंडियम का 4.2 कैसे? चेक कर लो, ऑब्वियसली हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक किया हो, यू शुड ऑलवेज चेक। टाइटेनियम का देखो 3.15 आ रहा है क्या? थ्री डी वन लास्ट पे कैसे होगा? 3 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, मेरा भी स्कैंडियम का 3 ही आ रहा है। चेक कर लो, देखो ये आपका आना चाहिए। डन, देखो चेक कर लो आप लोग, यही यही वैल्यूज जो है वो आना चाहिए ना। इससे देखो हमारा यहाँ पे क्या कंक्लूजन बन रहा है, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम जो है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम जो है वो अलग ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, सिलिकॉन एल्यूमिनियम जो है वो अलग ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, ये जो है डायरेक्टली इसके नीचे नहीं आता है। चेक कर लो आप, मैग्नीशियम का यही आएगा, चेक कर लो। राइट, मैग्नीशियम का नहीं आ रहा है, चलो ठीक है देख लो एक बार। मैग्नीशियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2। राइट, so 12 minus 1 into 0.35
प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 2। ओके, चेक कर लो, देखो 2.85 ही आना चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे कहीं पे कुछ मिस्टेक किया क्या। स्कैंडियम, ओके, स्कैंडियम का देखो, स्कैंडियम इज 1s2 2s2 2p6। देखो ध्यान दो, 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। स्कैंडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये सुनो, स्कैंडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब मुझे निकालना 4s2 पे है, तो n-1 शेल जो है वो 0.85 कंट्रीब्यूट करता है। ओके, बाकी का सारे जो है वो 1 कंट्रीब्यूट करते हैं। सो स्कैंडियम इज 21 माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस दिस इज 9 इंटू 0.85 प्लस 123, ये आपका 10 इंटू 1। ओके, ये आपका स्कैंडियम का हो गया। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे 3d2 हो जाएगा और यहाँ पे 22 हो जाएगा। ओके, सो विच इज वाई यू शुड ऑलवेज राइट इट प्रॉपरली। आप अगर इसको इतना प्रॉपरली लिखोगे ना, आपका कहीं पर भी मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है, या एटलीस्ट आप मिस्टेक जो है वो आराम से चेक कर सकते हो। डन। डन, ओके। ना अब देखो, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अगर आप एक ग्रुप में देखोगे, ओके, अगर आप एक ग्रुप में देखोगे तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बताओ। अगर आप एक ग्रुप में देखोगे तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या होता है, करेक्ट। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट यू मस्ट remember, or the important point here that you have to memorize is in a group, this is very very important, in a group top to bottom, in a group top to bottom हमारा z इफेक्टिव जो है, z इफेक्टिव जो है that is constant, okay, but in a period, in a period left to right, in a period left to right, okay, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो बताओ मेरा z इफेक्टिव क्या होता जा रहा है। वेरी गुड, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मेरा z इफेक्टिव जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। इन अ ग्रुप हमारा z इफेक्टिव जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर मोस्ट न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, बट इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट हमारा अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। कॉपी कर लिया ये वाला पार्ट। ऑब्वियसली डी ब्लॉक में भी ऐसा होगा, अगर आप डी ब्लॉक का भी देखोगे, ठीक है, अगर आप डी ब्लॉक का भी देखोगे तो वहां पर भी आपका डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव जो है वो कांस्टेंट रहेगा, या इफेक्टिवली कांस्टेंट रहेगा। अगर एग्जैक्टली कांस्टेंट भी ना रहे तो भी आपका इफेक्टिवली जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। आप पी ब्लॉक में भी अगर देखोगे तो भी आपका इफेक्टिवली जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन जनरल कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर। कंप्लीट हुआ यहां तक सभी का। कंप्लीट हुआ। लैंथेनाइड्स वगैरह इसकी अब आप अभी आप चिंता मत करो, अभी आपको ये पोर्शन सिर्फ समझ में आया ना कि इन जनरल जेड इफेक्टिव जो है वो किस तरह से वेरी करता है, ये पार्ट अभी के लिए क्लियर हुआ। लैंथेनाइड्स के लिए बाकी का फिर आप निकाल सकते हो। ओके, आई हैव गिवन यू द टूल्स, अब आप निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, so the first property that we discussed was z effective. Z effective was just the first property. The second property that we have to discuss, okay, the second property that we have to discuss is radius. The second property that we have to discuss is radius. Now radius जो है वो काफी सारे फॉर्म्स में आते हैं, रेडियस जो है वो काफी सारे फॉर्म्स में आता है। नाउ द रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है, द रेडियस ऑफ एन एटम is the distance from the center of the atom, from the center of the atom
to the outermost electron, to the outermost electron. Radius, the radius of an atom is the distance between the center of the atom and the outermost electron. लिख लो. लिख लिया. But since position of an electron, but since position of an electron cannot be determined as per which law? बताओ. As per which law position of an electron cannot be determined? Cannot be correct. According to Heisenberg uncertainty principle, position of an electron cannot be determined. But since the position of an electron cannot be determined, Heisenberg uncertainty principle, various other methods of determining radius are used. पहले आप इस चीज को ड्रॉ कर लो, फिर देखो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स जो है वो क्या क्या है देखो. पहले आप लिखते जाओ. ये डेफिनेशन आप लोगों ने पूरा लिख लिया. डेफिनेशन आप लोगों ने पूरा लिख लिया. लिख लिया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस जो है RC, that is half of distance between atoms. Covalent radius is RC, half of distance between atoms that are bonded by a covalent bond. Okay, this is your covalent radius. इसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस. ओके, RM. अब देखो आप समझ ही गए हो, अगर कोवेलेंट रेडियस था जिसमें कि एटम्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड थे, तो मेटालिक रेडियस में क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल. मेटालिक रेडियस में क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एटम्स bonded by a metallic bond. इस चीज को हम बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियस. इस चीज को हम बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियस. आपको ऑलरेडी वॉन डेर वाल तो पता ही है. ओके, दिस इज योर वॉन डेर वाल रेडियस. ये क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं. देखो, नेक्स्ट इज योर वॉन डेर वाल रेडियस. वॉन डेर वाल रेडियस बेसिकली हमारा क्या होता है? RVDW. Von der Waal, right? RVDW is half of distance between atoms that are not bonded to each other, at closest approach. चलिए आप ही पूरा लिख लो. अब वैसे आप इसमें से देख के बोल सकते हो, इसमें से स्मॉलेस्ट रेडियस कौन सा होगा बताओ? RC, RM या RV? स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा होगा?
करेक्ट, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है वो आर सी होना चाहिए, लार्जेस्ट यहाँ पे कौन सा होगा बताओ, दैट आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, दैट आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर एट क्लोजेस्ट अप्रोच, एट क्लोजेस्ट अप्रोच। एंड लार्जेस्ट जो है वो आर वी होगा। देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट मेमोराइज हियर कि आर सी जो है वो स्मॉलेस्ट, फॉलोड बाय आर एम, फॉलोड बाय आर वी डी डब्ल्यू। लिख ले ये पूरा आप सभी ने। Okay, I'm going to give you one very simple question. Okay, I'm going to give you one very simple question. Suppose करो अगर आपको एक मैच दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, हाँ ठीक है कॉपी कर लो। सपोज करो आपको एक मैच दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ पोटेशियम आर गिवन, द रेडियस ऑफ पोटेशियम आर गिवन, ऑलराइट। कॉलम 1 में आपके पास है 1.1 एंगस्ट्रॉम, कॉलम 2 में आपके पास है 1.7 एंगस्ट्रॉम, कॉलम 3 में आपके पास है 1.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज कॉलम ए। कॉलम बी में आपको दिया हुआ है दिस इज आर वी डी वी, दिस इज ए, आर सी एंड आर एम। ओके, मैच करके बताओ फाइनली क्या आंसर आएगा। 1 के साथ क्या मैच करेगा, ए बी या सी? ओके, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इन तीनों वैल्यू में से ये वाला वैल्यू तो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो है वो कौन सा होना चाहिए, वो आर सी होना चाहिए। सो दिस गोज टू बी। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू, तो अगर ये लार्जेस्ट वैल्यू है तो ये ए बी सी किसमें से मैच करेगा बताओ? करेक्ट, दिस हैज टू मैच विथ ए। एंड ये जो है ये मिडिल वैल्यू है, तो ए बी सी ये मैच करेगा विथ सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यहां तक आप कॉपी कर लो ना। रेडियस पार्ट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट, तो इस चीज को जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया क्या? सभी ने कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसको हम डिटेल में जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। हो गया? हो गया, सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।